हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिप ऑफ मैथ एकेडमी। आज हम इस क्लास में देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी अग्निवीर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, चेचक के टीके को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जेनर ने। अगला, पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जॉन स्लाक ने की थी और रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, के होता है पोटेशियम का प्रतीक। अन्य प्रतीक हैं जैसे फास्फोरस का होता है पी, लोहे का होता है एफ, सोना का होता है एयू, तांबे का होता है सीयू, चांदी का होता है एजी। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, सोना और चांदी में। चांदी का होता है एजी और सोने का होता है एयू। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होती है, शुष्क बर्फ कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लेना, मेथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मेथेन गैस को किसके नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में किसकी अधिकता होती है? अम्लीय वर्षा में किसकी अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल की। अम्लीय वर्षा कारखानों के प्रदूषण से होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एल्सा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? एल्सा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एड्स। इससे संबंधित जानकारी है, एडिस विषाणु के द्वारा होता है। एडिस दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लाइसोसोम कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ और इससे संबंधित जानकारी है, गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटॉन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइक्रोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की अंतस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। एडिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, बताइए आप। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फेफड़ा। इससे संबंधित कुछ जानकारी है, मानव शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? संयोजी ऊतक होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है हीमोग्लोबिन का कार्य। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है आरबीसी। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हेपेरिन के कारण, जो रक्त में हेपेरिन होती है उसके कारण रक्त नहीं जमता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अस्थमज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 20 दिन होता है, यानी आरबीसी का जीवन काल 1 से 20 दिन होता है। इनकी मृत्यु पिलाहा में होती है। कहाँ होती है इनकी मृत्यु? पिलाहा में इनकी मृत्यु होती है। पिलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। जो
WBC होता है, WBC का जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन होता है, और RBC का जीवन काल होता है वो 1 से 20 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। इन बातों को भी आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? इसका जवाब दीजिए आप। बिल्कुल आपने सही सोचा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, त्वरण का नियम। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, और गति का द्वितीय नियम त्वरण का नियम कहलाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, हाँ इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया भी कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दूरदृष्टि दोष को। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और वह उल्टा बनता है लेकिन हमें सीधा दिखाई देता है। बनता उल्टा है लेकिन हमें सीधा दिखाई देता है, और रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र की रेटिना पर बनता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सुलमित नहीं है? एक तरफ विटामिन दिए हैं और एक तरफ रोग दिए हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये भी ठीक है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। और विटामिन के की कमी से जनन शक्ति में कमी, ये गलत है। विटामिन के की कमी से जनन शक्ति में कमी नहीं होती है। जनन शक्ति में कमी विटामिन ई के कारण होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो इसमें ये गलत यही है, विटामिन के कारण जनन शक्ति में कमी नहीं होती है। विटामिन ई के कारण जनन शक्ति में कमी होती है। जनन शक्ति में कमी विटामिन ई के कारण होती है, जनन शक्ति में कमी। इनके रासायनिक नाम जान लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्लोविनोन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के द्वारा सुने जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? मनुष्य के द्वारा सुने जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, श्रव्य तरंगें। अब श्रव्य तरंगें होती हैं वो 0 से 20 हर्ट्ज तक होती हैं। कितनी होती हैं? अब श्रव्य तरंगें 0 से 20 हर्ट्ज तक होती हैं। श्रव्य तरंगें होती हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगों को हम सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगें होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, जिन्हें कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगों को। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। सामान्य वार्तालाप में 30 से 40 डेसिबल ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोसों या स्टीलों में होती है। ठोसों या स्टीलों में होती है ध्वनि की सर्वाधिक चाल। ध्वनि की चाल सबसे कम निर्वात में होती है। इस बात को भी आप नोट कर लेना। और जो सामान्य वार्तालाप में हम ध्वनि करते हैं वो 30 से 40 डेसिबल तक होती है। कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल तक होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो वह 4 सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। 0 सेल्सियस पर पानी जमता है, इसे कहते हैं हिमांक बिंदु। क्या कहते हैं? इसे हिमांक बिंदु कहते हैं। पानी का हिमांक बिंदु होता है 0 सेल्सियस। हिमांक बिंदु होता है 0 सेल्सियस। और
पानी 100 सेल्सियस पर उबलता है, इसे बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। क्या बोलते हैं? क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, पानी को उबाल के समय उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी को हम उबालते हैं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पूछा गया है ये बात। तो यहाँ पहले ऑप्शन में दिया है बढ़ता है, दूसरे में घटता है, तीसरे में पहले बढ़ता है बाद में घटता है, चौथे में दिया है पहले घटता है बाद में बढ़ता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि द्वारा आता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि द्वारा आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विकिरण विधि द्वारा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में आता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1 मिनट 28 सेकंड में आता है। इस बात को भी आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित है बताइए? बिल्कुल आपने सही सोचा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। इससे संबंधित कुछ और जानकारी है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। हाइड्रोजन बम होती है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। सूर्य की ऊष्मा नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। जो सूर्य ऊष्मा देता है, जो सूर्य रोशनी देता है, वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। भारी जल को ड्यूटेरियम कहते हैं। जो इसका रासायनिक नाम होता है वो होता है ड्यूटेरियम, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O। और भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार ... होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन बी में दिया है प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है। ऑप्शन डी में दिया है प्रतिरोध कम, गलनांक अधिक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। फ्यूज तार में टिन 63% होती है और सीसा यह मिश्र धातु से बना होता है। जो फ्यूज तार होता है वह मिश्र धातु से बना होता है, जिसमें टिन का परसेंटेज होता है 63 और सीसा का परसेंटेज होता है 37%। और गलनांक इसका कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम धातु का बना होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। विद्युत बल्ब में जो गैस भरी होती हैं वो आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस भरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनने का क्या कारण होता है? इंद्रधनुष के बनने का क्या कारण होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल आपने सही सोच रहे हो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष के जो मध्य का रंग होता है वो कैसा होता है? वो हरा रंग होता है। ठीक है। हीरे का चमकना, इससे संबंधित ही क्वेश्चन है ये। हीरे से चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पृथ्वी का नीला दिखाई देना यह प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना यह भी प्रकीर्णन की घटना होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त पर संचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे ने। रक्त पर संचरण तंत्र की खोज 1628 ई में की गई थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडर स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त ओ होता है और सर्वग्राही रक्त ए भी होता है। रक्तदाब 120 mm से 80 mm तक होता है। इस बात को भी आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा डॉप्सन के द्वारा ओजोन परत की लंबाई मापी जाती है। ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हानि हो रही है। जो ओजोन परत है उसको हानि हो रही है, वो CFC गैस से हानि हो रही है। इसे बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन गैस का रासायनिक समीकरण होता है वो O3 होता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ान भरते हैं। जो समताप मंडल होता है वहाँ जहाज़ों की उड़ान होती है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षुमंडल कहा जाता है और इसमें मौसमी घटना होती हैं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि होती हैं और सबसे निचली परत होती है वो क्षुमंडल होती है, इसी में मौसमी घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ये नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन है। ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। इनसे और संबंधित कुछ जानकारी है। प्रेम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये होता है संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग। प्रेम मस्तिष्क ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र इसी को कहा जाता है, प्रेम मस्तिष्क को। थैलेमस ठंडा गर्म दर्द की पहचान कराने का कार्य करता है। जो थैलेमस होता है वह ठंडा गर्म तथा दर्द की पहचान करने का कार्य करता है। सेरिबेलम होता है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जैसे अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे हम चलते समय हमारी आंख में मच्छर गिर जाना, यह प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण होता है और आंख स्वतः बंद हो जाती है। अचानक से कोई हमारी आंख की तरफ आता है तो आंख हमारी स्वयं अपने आप ही बंद हो जाती है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण होता है। मेडुला ऑब्लांगेट होता है, यह हार्ट बीट तथा ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण करता है। ये मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब SI का मात्रक होता है, इसका बार होता है। वायुमंडलीय जो दाब का मात्रक होता है SI वो बार होता है, जबकि दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। अमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। क्रोमोसोम 23 जोड़ी होते हैं तो इसलिए ये 46 होंगे, क्योंकि जोड़े में तो 23 गुणा 2 अर्थात 46 हो गया। क्रोमोसोमों की संख्या होती है वो जोड़ी में 23 होती है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी होती है। कान में हमारे 6 हड्डी होती हैं, दोनों कानों में 3-3 हड्डियाँ होती हैं और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसका नाम है स्टेपस। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, फीमर की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी। मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है, या कहीं कहीं 650 भी आ जाता है, 640 भी आ जाता है। तो इसका राइट आंसर या तो 640 करना आप, ये लगभग होती हैं 639 या 640 या 650, ये लगभग में होती हैं, ठीक है। आप इसका आंसर देख के करना, ठीक है। 639 होती हैं वैसे तो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, कभी 640 दिया होता है, कभी 650 दिया होता है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दर्द निवारक औषधि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अग्निवीर आर्मी से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।